मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें आप एमएम एकेडमी ऐप पर एंजॉय कर सकते हो। एमएम एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री एथिक्स का कोर्स चल रहा है। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में पॉलिटी बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, कई सारे लेक्चर्स जो है, कई सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। तो जब आप एक बार डाउनलोड कर लेते हो एम एम एकेडमी ऐप, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। उसके बाद इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा जहां फेसबुक से, जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हो या फिर साइन अप भी कर सकते हो। उसके बाद ये पेज आपको देखने को मिलेगा। कुछ डेमो लेक्चर्स है जो आप देख सकते हो, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज मिलेगा जहाँ से PDF वो सब आपको मिल जाएगी। और फिर प्रोफाइल में आप जाओगे तो आपको इस तरीके से नो एक्टिव प्लान दिखाई देगा। फिर उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको अलग अलग जो प्लान है वो दिखाई देंगे, भले वो 1 महीने का हो या फिर 90 डेज का हो, 180 डेज का हो, 1 साल का हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हो। पेमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि EMI है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम UPI है, नेट बैंकिंग है, तो आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स आर टू स्मॉल। अगर लोग आपके गोल्स पर हंस नहीं रहे हैं, अगर आपके गोल्स का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, अगर आपको पीछे खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके गोल्स बहुत छोटे हैं। आपके गोल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप देखो कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, सब लोग यही कर रहे हैं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके गोल्स पर हंस नहीं रहे हैं, हाँ पागल क्या सोच रहे हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, तब तक आपके गोल्स बड़े नहीं हैं, तब तक आपके गोल्स बहुत छोटे हैं। इसलिए उन्हें बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अगर लोग आपके गोल्स पर हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके गोल्स बहुत बड़े हैं और उसे अचीव करने के लिए आपको वही मोटिवेट करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम 14 मई का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक पैकेज यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसे भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर से आज शाम को 4 बजे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आने वाली है और जो बचा हुआ जो पैकेज है वो अनाउंस करेगी। तो वो समझने के लिए आज का ये जो पैकेज है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये जो लेक्चर है आप पूरा देखिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, यहाँ पर जूम्ड इमेज भी आपको नजर आ रही होगी। तो कंट्री कौन सी है आपको बताना है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकॅडमीला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा। यशाची किल्ली नवीन कोर्स सुरू होत आहे कंबाईंड एक्झामसाठी। कंबाईंड एक्झाम पोस्टपोन झालेली आहे, पण तुमची प्रिपरेशन पोस्टपोन व्हायला नको त्यासाठी 6 मे पासून 6 ऑगस्टपर्यंत एक नवीन बॅच सुरू होत आहे, ज्यामध्ये जे वेगवेगळे सर आहे, मॅडम आहे, ते तुम्हाला जे कंबाईंड एक्झाम आहे त्यासाठी एक यशाची किल्ली देणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला यश नक्की मिळेल। तर तुम्ही बघू शकता की करंट अफेअर असो, इंडियन पॉलिटी असो, इकॉनॉमी असो, रिझनिंग असो, जिओग्राफी असो, सगळं काही तुमचं यामध्ये कवर होणार आहे। हिस्ट्री असो, तर ही एक नवीन बॅच आहे। 6 मे ते 6 ऑगस्टपर्यंत आपल्याला बघायला मिळणार आहे। तर लवकरात लवकर यश पाहिजे असेल तर यशाची किल्ली या बॅचला सबस्क्राईब करा। कोड वापरायचा आहे MMBIN। तो आइए हम वोकैब देखते हैं। आज 2 ही वर्ड देखेंगे क्योंकि आज हम ज़्यादातर जो इकोनॉमी सेक्शन है उसे कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए जो वर्ड्स है वो हम आज 2 ही देखेंगे। पहला यहाँ पर वर्ड आता है प्लेटिट्यूड्स। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है रिमार्क या फिर स्टेटमेंट जो कि काफ़ी ऑफनली बोला जाए, मतलब घिसी पिटी बातें। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही गेव क्लैरिफिकेशन फॉर कैंसिलिंग गोवा ट्रिप विथ फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स। मतलब यहाँ पर गोवा ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दिया उसने फिर से, और वही सारी जो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं वही चीज़ वो क्लैरिफिकेशन में बताता गया है ना। तो यहाँ पर जिन जिन की गोवा ट्रिप कैंसिल हुई कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद आता है पेरेनियल। पेरेनियल मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लॉन्ग लास्टिंग तक चलता रहे, हमेशा शाश्वत रहे, है ना, कंटिन्यू रहे। तो इसमें ये भी हो सकता है प्यार जो है वो पेरेनियल है। उसी के साथ साथ गंगा रिवर जो है पेरेनियल रिवर है क्योंकि वो हमेशा बहती रहती है ना। तो इस तरीके से हम पेरेनियल जो है वो देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें एमएसएमई पैकेज जो है उसके क्या मायने हैं इसके बारे में आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अब इस आर्टिकल के बियॉन्ड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें शॉर्टफॉल रह रही है, सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल जो है, अभी देखिए खरीफ सीज़न आ रहा है, तो खरीफ सीज़न में खासकर जो पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ पर लेबर शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो क्या अल्टरनेटिव टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। वही अगर हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखें तो ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं और संजय बारू जो है उन्होंने ये जो आर्टिकल है लिखा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे यहाँ पर जो मोदी जी ने बोला है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए हम कौन से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल के तहत हमें देखने को मिलने वाले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल अगर आप देखोगे तो ये यही बोल रहा है कि लॉकडाउन जो है वो अभी खत्म हो जाना चाहिए, और मोदी जी ने भी यही कहा है कि 4.0 जो लॉकडाउन आने वाला है, उन्होंने सुमड़ी में यहाँ पर छोड़ दिया है कि चौथा वाला आने वाला है ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फोर्थ आने वाला है नए रंग में रहेगा, ऐसा बोला गया है। अब नए रंग में रहेगा तो बट ऑब्वियस है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अब यहाँ पर जो वायरस है हमारी इकोनॉमी में अड़थड़ा नहीं बन सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसमें काफ़ी रिलीफ जो है वो दिया जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल जो जजेस हैं उनके बारे में बात कर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे जजेस हैं जो प्ली है वो सुनने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में होती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि राइट टू बी हर्ड, मतलब सभी को यहाँ पर सुनना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। तो ये सब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आज के हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम जो रिलीफ पैकेज एमएसएमई को दिया गया है उसके बारे में जानते हैं, और उसी के साथ साथ ये जो पैकेज, रिलीफ पैकेज एमएसएमई को दिया गया है, क्या ये उन्हें बचा पाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एमएसएमई जो है उसकी डेफिनेशन। अब एमएसएमई जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर चेंज की गई है। डेफिनेशन क्यों चाहिए होती है? अब फॉर से कि यहाँ पर जो टाइगर श्रॉफ है उनके अलग अलग वर्जन है। यहाँ पर माइक्रो टाइगर श्रॉफ है, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर मीडियम है। अब यहाँ पर माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, हमें पता कैसे चल रहा है? कोई ना कोई हमने क्राइटेरिया लगाया है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये माइक्रो वाला है, ये स्मॉल वाला है, और ये पूरा विकसित मतलब मीडियम वाला है। अब यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया है? वो है एज का, मतलब ये अगर 18 साल का है तो वो माइक्रो है, फिर वो 21 साल का हो गया तो स्मॉल हो गया, अब यहाँ पर वो 26-27 साल का हो गया तो मीडियम हो गया, फिर उसका 30 के ऊपर हो जाएगा तो पूरा विकसित, इस तरीके से तो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूरी होता है कि भैया ये क्राइटेरिया, इसके बेसिस पर हम यहाँ पर जज कर रहे हैं कि ये कौन से लेवल पर आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एमएसएमई जो है वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, इसके लिए भी कोई ना कोई क्राइटेरिया रहना चाहिए। अब पहले क्राइटेरिया डिफरेंट था, अब यहाँ पर क्राइटेरिया बदल दिया गया है, मतलब डेफिनेशन जो है अब यहाँ पर चेंज कर दी गई है। तो अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डेफिनेशन लाई गई है। पहले जो क्राइटेरिया था वो था इन्वेस्टमेंट, प्लांट्स में, मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में, मतलब कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसके हिसाब से देखा जा रहा था कि माइक्रो में है, मीडियम में है या स्मॉल में है। मतलब फॉर से कि अगर एमएम एकेडमी है, एमएम एकेडमी के लिए मैंने यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स लिए हैं, फॉर से यहाँ पर एक ऑफिस लिया हुआ है, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर जिस पर भी मैं बनाता हूँ वो लैपटॉप बोल दीजिए, आईपैड बोल दीजिए, ये सब लिए हुए हैं। उसी के साथ साथ जो एडिटिंग की डिवाइसेस है, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरी की पूरी प्लांट में, मशीनरीज में या फिर इक्विपमेंट्स में, इसके बेसिस पर देखा जाएगा कि ये माइक्रो में आती है, मीडियम में आती है या स्मॉल में आती है। तो यहाँ पर क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है कि जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर देखा जा रहा था कि अगर 25 लाख से कम है तो वो आएगा माइक्रो में, 25 लाख से अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो। अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक की है तो वो आएगा स्मॉल में, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो 10 करोड़ तक अगर देखा जाए तो वो हमें मीडियम में जो है वो देखने को मिलती है। सर्विस एंटरप्राइज अगर देखा जाए, सर्विस एंटरप्राइज, अब देखिए कभी भी अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट है, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बट ऑब्वियस ज़्यादा रहेगी सर्विस सेक्टर से। अगर सर्विस सेक्टर देखा जाए तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक मैंने यहाँ पर आईपैड ले लिया, उसी पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे को ना ऑफिस की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्विस सेक्टर में मोस्टली कम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लगती है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी कम दिया गया था, 10 लाख से नीचे का दिया गया था। मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो 25 लाख से कम था।
फिर उसके बाद स्मॉल में देखा जाए 2 करोड़ से कम, फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 5 करोड़ तक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो हमें देखने को मिलती थी और इसके हिसाब से माइक्रो में है, स्मॉल में है, मीडियम में है, वो देखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एमएसएमई जो क्लासिफिकेशन है वो रिवाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर कंपोजिट क्राइटेरिया लिया गया है। कंपोजिट मतलब क्या कि अब यहाँ पर इन्वेस्ट देखा ही जाएगा, उसी के साथ साथ एनुअल टर्नओवर भी देखा जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर नहीं है, यहाँ पर एनुअल टर्नओवर भी देखा जा रहा है कि अब टर्नओवर कितना है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए अब सेम क्राइटेरिया, अब कोई डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर यहाँ पर अगर 5 करोड़ तक का है तो वो आएगा माइक्रो में। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर अगर यहाँ पर 50 करोड़ तक का है तो आएगा स्मॉल में। इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ तक की है और यहाँ पर टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो वो आएगा मीडियम में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई है। अब यहाँ पर टर्नओवर की डेफिनेशन क्यों चाहिए होती है? देखिए, टर्नओवर की डेफिनेशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो बार बार वहाँ जाकर देखना पड़ेगा कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना तुमने एक्चुअल में किया है, ये हुआ है, वो हुआ है ना। लेकिन अब यहाँ पर अगर टर्नओवर है तो सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि अच्छा इसका इतना टर्नओवर है, मतलब ये क्राइटेरिया में, इतना टर्नओवर है, ये क्राइटेरिया, मतलब क्या है, उतना यहाँ पर जो पुलिस राज है वो कम हो जाएगा, उतना करप्शन यहाँ पर कम हो जाएगा। अब फॉर से कि यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट जो है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट जो है एमएम एकेडमी के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट टोटल किया हुआ है फॉर से 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो कहाँ आना चाहिए, माइक्रो में आना चाहिए। लेकिन अगर इसका टर्नओवर जो है वो जाता है अगर 15 करोड़ पर, ठीक है, 15 करोड़ का टर्नओवर जाता है तो बट ऑब्वियस है कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए ही माइक्रो है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिफ्टिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कंपोजिट क्राइटेरिया जो है वो लाया गया है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए काफी पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना है 1, 5, 10, 50, 20, 100, ठीक है, कैसा है, 1, 5, 10, 50, 20, 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है और याद रखना काफी आसान है। ये देखिए, ये क्या है, 1, 10, 20 है ना, सिंपल है, 1, 10, 20 और उसी के साथ साथ यहाँ पर 1 के साथ 5 है, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 हो रहा है तो यहाँ पर ये कर दो सीधा 50 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 किया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 100। तो मतलब प्रपोर्शनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कैसा है, 1 है, 10 है और 20 है, यहाँ पर 1 के साथ 5 है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। सिंपल सी बात है, एकदम आसानी से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोस्टली क्या होता है, जो भी कंपनी है, जो अगर छोटी कंपनी है वो क्या करेगी, बैंक से लोन लेगी। अब बैंक से लोन कब लेती है, जब उसे अपना जो एक्सपांशन है वो करना है। अब बैंक से लोन लेते वक्त क्या होगा कि वो अपना कोलैटरल कोई ना कोई गिरवी रखती है कि भैया मैं घर है मेरा और ये मैं प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बैंक ने इन्हें कोलैटरल जो है वो दे दिया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ हार्ड टाइम्स आ जाते हैं कंपनीज पर, तो कोलैटरल यहाँ पर नहीं रख सकती है। तो ऐसे समय में वो एक्सपांशन जो है वो नहीं कर पाएगी। एक्सपांशन नहीं कर पाएगी तो बट ऑब्वियसली ले ऑफ करना पड़ेगा, जो वर्कर्स है उन्हें निकालना पड़ेगा। वर्कर्स निकलेंगे तो प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो जाएगा, उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और सारा वो खेल जो है विचया साइकिल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि सरकार बीच में आ जाती है। सरकार बोलती है कि एक काम करो, कोलैटरल जो है वो उनको देने की जरूरत नहीं है। बैंक को बोलेगी कि भैया तुम यहाँ पर इनको लोन दे दो। बैंक बोलेगी कि भैया हम लोन तो दे दे लेकिन वापस नहीं आया तो क्या क्या कर लेंगे, ये कोई सिस्का एलईडी थोड़ी है जो हम गारंटी दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बैंक जो है वो बोलेगी भैया गारंटी क्या है। तो यहाँ पर सरकार जो है वो बोलती है कि भैया हम है ना दे दो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ 100% गारंटी की, अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं तुमको पैसे दे दूंगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर इसने 100 करोड़ रुपए मांगे हैं, ठीक है, 100 करोड़ रुपए मांगे हैं इस कंपनी ने, अगर ये नहीं दे पाई तो यहाँ पर 100% अगर गारंटी सरकार दे रही है तो फिर पूरे पैसे जो है वो यहाँ पर बैंक को सरकार देना पड़ता है। और यहाँ पर होता है कि 20% हम दे रहे हैं या फिर 30% हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से जितना भी रहेगा, अगर 20% है तो 20 करोड़ जो है वो सरकार यहाँ पर देगी, 30% है तो 30 करोड़ सरकार यहाँ पर देगी। तो इस तरीके से सरकार जो है वो गारंटी लेती है, जिसके तहत कोलैटरल जो है वो रखने की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो क्या है, बैंक जो है वो तो बिल्कुल देगी ही नहीं ना। और यही हमें देखने को मिलता है एमएसएमई में विदाउट कोलैटरल जहां देखने को मिलता है, तो वहां पर बैंक जो है वो बहुत स्केप्टिकल होती है कि वो देती नहीं है ना, वो देती ही नहीं है लोन जो एमएसएमई है उसे विदाउट कोलैटरल। तो ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है तो सरकार यहाँ पर अपनी तरफ से गारंटी देती है।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर किस तरीके से अप्रूवल जो है वो किया गया है एमएसएमई को, ठीक है। कम्युनिटिव गारंटीज यहाँ पर किस तरीके से दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से गारंटी का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आगे 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 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले से ही हमारे यहाँ पर जो स्लो डाउन है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो अगर, तो एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट जो एमएसएमई सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखो रूरल इसमें कितना है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। ट्रेड में भी आप देखिए कितना ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर में देखिए, है ना। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो एमएसएमई है वो यहाँ पर डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट हमें उसमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ हमने प्रॉब्लम भी देखा था एमएसएमई की क्या है, कि रजिस्टर जो है वो सारी की सारी एमएसएमई देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं करते हैं कि वह पेपर वर्क बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसे रजिस्टर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उसके वजह से भी प्रॉब्लम जो है एमएसएमईज को फेस करना पड़ता है, और सरकार जो उनको पैकेज रिलीज करने में भी फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर 100 टोटल एमएसएमईज है, एक्चुअल में 100 है, लेकिन रजिस्टर्ड अगर 20 ही है, तो सरकार 20 के हिसाब से पैकेज लाएंगी। यहाँ पर 80 जो है उनको यहाँ पर नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, सरकार ने 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन जो है एमएसएमईज को वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की है। मतलब यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बिजनेसेस के लिए, एमएसएमईज के लिए बैंक्स और एनबीएफसी से यहाँ पर अब 20% ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर जो एमएसएमईज है वो यहाँ पर बोरो कर सकती है, और ज़्यादा पैसा जो है वो बोरो कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिबर्टी दी हुई है कि बोरोवर्स जिनका 25 करोड़ है आउटस्टैंडिंग और 100 करोड़ जो है वो टर्नओवर, तो ये यहाँ पे एलिजिबल है। टेन्योर कितना रहेगा, 4 इयर्स टेन्योर रहेगा, और मोरेटोरियम कितना रहेगा, 12 महीने का, मतलब 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट पर रहेगा। इंटरेस्ट जो है वो कैप्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100% क्रेडिट गारंटी कवर जो है बैंक्स को और एनबीएफसीज को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर सरकार 100% बोलती है तो पूरा यहाँ पर देना पड़ता है, अगर सरकार 20% बोलती है तो 20% देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर अक्टूबर 31 2020 तक जो स्कीम है अवेल की जा सकती है। कोई भी यहाँ पर गारंटी फी नहीं रहेगी, फ्रेश कोलेटरल जो है वो नहीं रहेगा। 45 लाख यूनिट जो है वो यहाँ पर अपना बिजनेस रिज्यूम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बट ऑब्वियस है कि ये देने की वजह से क्या है कि जो एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई है, कोई कंपनी है, वो अभी नुकसान में जा रही थी, उसे थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है। जिससे कि क्या है कि ऐसा होता है ना कि यहाँ पर सरकार ने तो बोला था कि आप लोगों के अंडर में जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय कर रहा है उसको यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो देते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब तक तो सैलरी दे देंगे एमएसएमई वाले की, ठीक है, सरकार ने बोला है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, निकाल देंगे कि भैया हमको इतना नुकसान हुआ है, हमें इतने लोग नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर यहाँ पर बिना कोलेटरल के एमएसएमई जो है वो अगर लेती है, पैसा लेती है यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो सैलरीज है वो यहाँ पर बिना उनको निकाले सैलरी भी पे कर पाएगी, जो भी उनको लॉस हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पर एमएसएमई कर पाएगी। तो इसीलिए ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी हेल्पफुल एमएसएमई के लिए रह सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट जो है फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। अब ये किन के लिए है, जो यहाँ पर एनपीए या फिर स्ट्रेस्ड में जा रहे हैं उनके लिए लाया गया है। अब इसमें 20,000 करोड़ जो है एज अ सबऑर्डिनेट डेब्ट यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए एक उधार के तौर पर यहाँ पर एमएसएमई जो है उन्हें दिया जाएगा। एकदम टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, एकदम आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। इससे 2 लाख एमएसएमई जो है वो यहाँ पर बेनिफिट हो सकती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 4,000 करोड़ जो है वो इसको देगी, और फिर ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट जो है ये बैंक को देगा। और इसके तहत यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो पैसा है वो एमएसएमई को मिलेगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, एमएसएमई जो है जो डेप्थ में है, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस्ड में है, जो एनपीए में जा रहे हैं, वो यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मतलब स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए, क्योंकि स्ट्रेस्ड में है तो बट ऑब्वियसली उनका एक नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि वो बंद हो जाएगी, लिक्विडेट कर दिया जाएगा। तो ये ना हो, क्योंकि हम चाह रहे हैं अभी कि बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो फले फूले, ठीक है। तो ये हम चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो एनपीएज है, जो स्ट्रेस्ड है, उनमें भी यहाँ पर पैसा इंड्यूस किया जा रहा है। उसी के साथ साथ 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन जो है एमएसएमई को यहाँ पर फंड ऑफ फंड्स के थ्रू दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स आप देखते हो तो उसमें फंड ऑफ फंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर फंड ऑफ फंड जो है जिसका कॉर्पस 10,000 करोड़ रहेगा वो सेटअप किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें इक्विटी फंडिंग जो है एमएसएमई को प्रोवाइड की जाएगी विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इक्विटी फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी एमएसएमईज को। क्लियर है, इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड की जाने वाली है एमएसएमईज को। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फंड ऑफ फंड जो है ऑपरेट किया जाएगा मदर फंड और कुछ डॉटर फंड्स के द्वारा।
फंड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर 50,000 करोड़ ऑफ फंड एज डॉटर फंड लेवल देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ एमएसएमई साइज जो है वो यहाँ पर वेल कैपेसिटी में एक्सपांड होगी। एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर क्या रहेगा, एमएसएमई जो है यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब बेसिकली कैसा है, अगर मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताऊँ तो कैसा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अलग लोगों से जो है वो फंडिंग ली जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पर एमएसएमई जो है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा आप समझ लीजिए एकदम आसान शब्दों में। मतलब समझ लीजिए कि आपका एक ग्रुप है, ठीक है, आपके दोस्तों का एक ग्रुप है, आप सबने क्या किया, सबने यहाँ पर 1-1 लाख रुपए जमा किए और एमएसएमई जो है उसमें इन्वेस्ट किए। अब इन्वेस्ट जब आप कर रहे हो तो उसमें आप मालिकाना भी आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, आप शेयर्स ले रहे हो, उस तरीके से समझ लीजिए। इससे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज पर भी वो लिस्ट हो जाएगी और उसी के साथ उसको पैसा ही मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। एमएसएमई अगर प्रॉफिट करती है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। नहीं तो यहाँ पर लोन ले रहे हैं एमएसएमई तो क्या होगा, उनको लोन चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर लोन वो नहीं है, क्योंकि दो तरीके से पैसा ले सकते हैं। एक तो होता है शेयर्स इशू करके, दूसरा होता है यहाँ पर लोन लेकर, है ना। कोई भी इस तरीके से पैसा उठा सकते हैं। लोन लेते हैं तो फिर उन्हें वापस करना पड़ता है, रिपे करना पड़ता है। शेयर्स में क्या होता है, डिविडेंड इश्यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम शेयर्स टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लो। मतलब अगर तकलीफ जा रही है तो फंड ऑफ फंड जो है इस तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि एमएसएमई को तो बहुत पैसा मिलेगा और सिर्फ एक को नुकसान नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाई गई है, ग्लोबल टेंडर जो है उन्हें डिसअलाउ किया जाएगा अप टू 200 करोड़ फॉर बेनिफिट ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। अब यहाँ पर देखिए, डोमेस्टिक फर्म्स जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई टेंडर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई टेंडर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब टेंडर जब निकल रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, फॉर से कि यहाँ पर स्टील लग रहा है, ठीक है, स्टील लग रहा है तो स्टील हमारे यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ता है। वही अगर हम फॉरेन कंट्री देखा जाए तो वो सस्ते में भी बेच सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर समझ लीजिए एक वॉरेन बफेट है और यहाँ पर समझ लीजिए कि एक कोई भी इंसान है, ठीक है, XYZ इंसान है। अब यहाँ पर वॉरेन बफेट जो है, एक टेंडर निकाला गया गवर्नमेंट ने कि हमको यहाँ पर क्या करना है, एक ब्रिज जो है वो बनाना है। एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ, एक ब्रिज आपको बनाना है। अब ये ब्रिज के लिए टेंडर निकाला गया है, कितने इसमें करोगे। ये यहाँ पर इंडिया वाला जो है वो बोलेगा भैया मैं यहाँ पर 100 करोड़ में कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो फॉरेन वाला है वो बोलेगा मैं यहाँ पर 80 करोड़ में कर दूंगा। तो टेंडर किसको मिलेगा, इसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अनफेयर कंपटीशन यहाँ पर हो रही है, तो फॉरेन कंपनीज जो है उनसे इंडियन कंपनीज को नुकसान होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप कि 200 करोड़ तक का, मतलब 200 करोड़ तक का है तो फिर तुमको यहाँ पर जो बाहर की कंपनी से अलाउड ही नहीं रहेगी। मतलब कैसा है कि अगर यहाँ पर एक ब्रिज बनाना है वो 100 या 200 करोड़ तक का है तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन कंपनीज ही यहाँ पर टेंडर भरेगी। समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ पर फॉरेन कंपनी आएगी ही नहीं, तो यहाँ पर इंडियन कंपनीज जो है उनको ही फायदा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लाई गई है। जैसे मोदी जी ने कहा भी था कि हमें यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, तो यहाँ पर हमारी जो कंपनीज है उनको यहाँ पर बढ़ावा देना है। देयरफॉर ग्लोबल टेंडर जो है वो डिसअलाउड कर दिए जाएंगे 200 करोड़ तक। अब यहाँ पर सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है, आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और मेक इन इंडिया जो है उसको भी सपोर्ट करेगा, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए ई मार्केट जो है वो लिंकेज किया जाएगा एमएसएमईज के साथ, जिससे कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट ट्रेड फेयर एग्जीबिशन को प्रमोट किया जा सके। फाइन टैग जो है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन बेस्ड जो है वो यहाँ पर एनहांस किया जाएगा। एमएसएमई यहाँ पर गवर्नमेंट ये सब रिलीज करेंगे 45 डेज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एमएसएमई को लेकर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एमएसएमई में जो यहाँ पर चीज़ें दी गई है, जो पैसा इंड्यूस किया गया, इससे क्या होगा, इससे जो बैंक्स है उनमें प्रॉफिट आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। बैंक बोलेगी कि हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार है, जितना चाहिए उतना बोलो। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं। अगर आप नहीं भी दे पाया तो कोई फायदा मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर पैसा मिल जाए। कौन देगा, मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक जो है उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पर हमको पैसा मिल जाएगा, तो दे दो। एमएसएमई को जितना देना है उतना दे दो, दे दो, दे दो। उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। 20 दिन में पैसा डबल। ये यहाँ पर इतने सारे इन्वेस्ट किया जा रहा है, इतने सारे रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया जो है वो तो एक हब बन रहा है, चलो वहाँ पर इन्वेस्ट करो, वहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये एमएसएमई इन्वेस्ट करो, ये एमएसएमई इन्वेस्ट करो। इस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो शॉर्टफॉल एक है वो है कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में बहुत कुछ लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर प्रो क्रॉनी अप्रोच नहीं रहना चाहिए। मतलब जैसे प्रो बिजनेस अप्रोच रहना चाहिए, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था। हमने क्या देखा, प्रो क्रॉनी अप्रोच जो होता है, मतलब सरकार अगर किसी को फेवरेट बनाती है, सरकार अगर फेवरेटिज्म करती है, तो यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। जो एक्चुअल में हकदार है उसको नहीं मिलेगा, है ना, जो हकता है उस। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया है किस तरीके से पूरा है यहाँ पर। तो एमएसएमई के बारे में इतने सारे रिफॉर्म्स, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी बूस्ट जो है वो मिल सकता है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर और जनरेट हो सकती है, क्योंकि इतना पैसा इंड्यूस करने की वजह से, और जो इकोनॉमी है वो आगे जाती हुई हमें देखने को मिल सकती है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेबर शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पंजाब हरियाणा अगर आप देखोगे तो जो शॉर्टेज है लेबर्स का वो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो आते हैं और फिर यहाँ पर पैडी जो है उसका ट्रांसप्लांट जो ट्रांसप्लांटेशन है वो यहाँ पर होता है खरीफ सीज़न में। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, लॉकडाउन जो है वो लगाया गया, सब अपने घर पे चले गए हैं और अब यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि फिर से वो लोग जो है वो काम पर आएंगे। ऐसे सिनारियों में यहाँ पर अब शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या समझा जा रहा है कि अब जो फार्मर्स है वो इनकरेज किए जा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है, ठीक है, जिसे हम DSR कहते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये यहाँ पर लगाई जाए इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटेशन। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कन्वेंशनली क्या होता है और डायरेक्ट सीडिंग जो है राइस का वो कैसे होता है। तो अगर आप देखोगे ट्रांसप्लांटिंग में फार्मर जो है वो नर्सरीज प्रिपेयर करते हैं जहाँ पर जो पैडी सीड्स है वो पहले सोन की जाती है और फिर यंग प्लांट्स तक ग्रो की जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमारे घर में छोटा सा एक पॉट ले लिया हमने, उसमें जो राइस है उसके प्लांट जो है वो उगाए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो है वो उग गए। उसके बाद ये जो सीडलिंग्स होती है इसे अप्रूव किया जाता है और फिर यहाँ पर क्या होता है, मेन फील्ड जो है उसमें ले जाया जाता है। मतलब घर में इस तरीके से थोड़ा आपने ये कर लिया, फिर थोड़े थोड़े वो बढ़ गए, उसके बाद उसे जो ये होता है फार्म होता है उसमें ले जाया जाता है और वहाँ पर लगाया जाता है। तो ऐसे मोस्टली यहाँ पर फार्मर जो है वो करते हैं। अब नर्सरी सीड जो है वो 5 to 10% ऑफ द एरिया ऑफ ट्रांसप्लांटेड ये हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, DSR में कोई भी नर्सरी जो है वो प्रिपेयर नहीं की जाती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। सीड जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर ड्रिल किए जाते हैं फील्ड में जो ट्रैक्टर पावर्ड मशीन है उसके द्वारा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, उन्होंने लकी सीड ड्रिल जो है वो यहाँ पर डेवलप की, जिससे कि जो सीड्स है वो भी सो किए जा सके और साइमल्टेनियसली जो हर्बिसाइड्स है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वो भी स्प्रे किए जा सके, जिससे कि क्या है कि यहाँ पर ख़राब ना हो, जो भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मशीन है वो अलग है फ्रॉम पॉपुलर हैप्पी सीडर से, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली जो वीड्स है उसे सोव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब देखिए जो DSR है उसमें वाटर जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय रियल केमिकल हर्बिसाइड्स। ठीक है, यहाँ पर वाटर जो है रिप्लेस कर दिया जाता है रियल केमिकल हर्बिसाइड से। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पानी जो है उसका बहुत ही कम इस्तेमाल लगेगा। फार्मर जो है वो सिर्फ ओनली लेवल देयर लैंड और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्री सोइंग इरिगेशन जो है वो यहाँ पर देना पड़ता है। एक बार यहाँ पर गुड मॉइस्चर जो है सॉइल में आ गया, उसके बाद सीधा यहाँ पर प्लगिंग जो है, प्लैंकिंग जो है वो सीधा यहाँ पर सीड जो है, फिर हर्बिसाइड स्प्रे करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब नर्सिंग वगैरह ये सारी चीज़ें अब होगी ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हर्बिसाइड जो है वो बेसिकली क्या होता है, तो ये दो काइंड्स के हमें हर्बिसाइड्स देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है प्री इमिनेंट का, मतलब यहाँ पर प्री इमर्जेंट का मतलब क्या है कि अप्लाई किया जाता है जर्मिनेशन के पहले। जर्मिनेट होते हैं ना सीड जो है वो जर्मिनेट होते हैं, उसके पहले अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड ये पेंडिमेंथलिन इससे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसे ये इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर लकी सीड ड्रिल जो है वो यहाँ पर पैडी सोव करते हैं और केमिकल्स यहाँ पर स्प्रे किया जाता है, जो 450 to 500 पर लीटर जो है वह पर एकड़ ये हमें देखने को मिलता है। अल्टरनेटिवली फार्मर जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी सीड ड्रिल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और हर्बिसाइड जो है इमीडिएटली सोइंग करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि पहले नर्सिंग जो है वो बनाई जाती थी, है ना, फार्मर्स के द्वारा कि भैया घर में यहाँ पर लगा रहे हैं, फिर घर से फिर वो थोड़े बहुत हो जाते हैं, उसके बाद वो लेकर जाते हैं, जिससे कि जो वीड्स है वो उन्हें ख़राब ना कर दे। अगर सीधे पहले ही उसमें लगाया जाए, खेतों में लगाया जाए, तो वीड्स ख़राब कर सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पर क्या किया जाता है कि हम पहले घर में लगाएंगे, फिर थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, रेजिस्टिविटी पावर बढ़ जाएगी, फिर उन्हें हम खेत में लगा देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इतने लेबर्स आ रहने की वजह से सीधा यहाँ पर क्या होगा, एक ही मशीन जो है उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर सीड जो है वो सीधा फार्म में लगा रहे हो। अब वीड्स हो जाएंगे उसके लिए हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर दो तरीके के, एक तो होता है जर्मिनेशन के पहले लगा रहे हैं और फिर दूसरा यहाँ पर हर्बिसाइड का सेट आता है जो पोस्ट इमरजेंट होता है। मतलब यहाँ पर 20 to 25 डेज जो है सोविंग के बाद वो यहाँ पर लगाए जाते हैं जब वीड्स किसी टाइप के यहाँ पर अपीयर होना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हर्बिसाइड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है इस चीज़ का, एडवांटेज ये है कि पानी जो है वो यहाँ पर बच जाएगा। और इशू क्या है, हर्बिसाइड्स की अवेबिलिटी। यहाँ पर हर्बिसाइड जब हमें इतना लगाना है और इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा फार्मर्स है, तो क्या हर्बिसाइड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, हर्बिसाइड हम लगा पाएंगे, इतना हमें चल पाएगा, ये सारे प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें इस आर्टिकल से देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बढ़ते हैं। यहाँ पर पीएम्स वुड एफएम्स ट्री। अब यहाँ पर बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बात की गई है, संजय बारू के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है।
अब देखिए यहाँ पर 1991 की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले थे। तो सिर्फ 4 पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर लाई गई थी। पहले तो था लाइसेंस परमिट राज जो है वो खत्म कर दिया गया, जिससे करप्शन जो है वो खत्म कर दिया जा सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टीप कट जो है फिजिकल डेफिसिट में वो यहाँ पर किया गया था, और स्टीप कट जो है टैरिफ्स में वो यहाँ पर किए गए थे, जिससे कि बाहर की जो कंपनीज है वो यहाँ पर आ सके, बाहर की कंपनीज यहाँ पर ज़्यादा निवेश कर सके, एफडीआई आ सके, ये सारी चीज़ें हो सके। उसी के साथ साथ जो रुपये है उसको डिवेल्युएट किया था, जिससे कि जो एक्सपोर्टर्स है उन्हें यहाँ पर फायदा जो है वो मिल सके। और ये जो 4 पॉलिसीज है इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकालने में कामयाब रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो की 1991 ये पॉलिटिकल आर्टिकुलेशंस ऑफ द विजन जो कि बियॉन्ड प्लेटिट्यूड्स गया। प्लेटिट्यूड्स मतलब क्या है कि यहाँ पर मतलब जो चलता ही रहता है, मतलब फालतू की जो बातें हैं वही घिसी पिटी बातें जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का विजन है, प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर स्पीच दी वो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स में हमें देखने को मिलती है। पहला तो है कि यहाँ पर पब्लिक स्पेंडिंग जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर सेटअप किया जाए, जिससे कि जो वेलफेयर है और इन्वेस्टमेंट रेट है वो यहाँ पर रेस किया जा सके। दूसरा है पॉलिसी रिफॉर्म, जहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उससे ज़्यादा ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है। तीसरा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जहाँ पर इकोनॉमी जो है ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो सके, है ना, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी पर कम हो जाए। और चौथा यहाँ पर देखने को मिलता है न्यू ग्रोथ इंजिन, जहाँ पर यहाँ पर लॉकडाउन मॉडल फूड जो है यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। अब यहाँ पर सक्सेस जो है फर्स्ट 3 का वो यहाँ पर डिपेंडेंट है 4th पर, कि किस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर किया जाता है ना, क्या क्या यहाँ पर सहूलत दी जाती है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि बाकी चीज़ें जो है कैसे परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होती है तो बट ऑब्वियसली डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज की जाती है, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पैसा इंड्यूस करती है, तो बट ऑब्वियसली कि ग्रोथ डिमांड जो है उसमें ग्रोथ होगी, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी ग्रोथ होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी जो है मीडियम टर्म्स में ये भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। पॉलिसी रिफॉर्म देखा जाए तो उसमें यहाँ पर लैंड, लेबर, बाकी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर चेंज होंगे, तो बट ऑब्वियसली कि यहाँ पर और अच्छी चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल सकती है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो फॉर नाउ इन्वेस्टर जो है उन्हें यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंसियरिटी कितनी है, जो गवर्नमेंट है उनकी इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा सरकार को। अब यहाँ पर क्या होगा, कितना क्विकली और कितना इफिशिएंटली यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कर सकती है, ये भी यहाँ पर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो इंपोर्ट है हमें यहाँ पर क्या बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है ना। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर जब बनना है तो बट ऑब्वियसली इंपोर्ट्स पर हमें कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन एट प्रेजेंट देखा जाए तो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर कहाँ है और कितनी है। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हमें ऑयल में देखने को मिलती है। ऑयल में बहुत सारी डिपेंडेंसी है हमारी, बहुत ज़्यादा ऑयल में जो है हम इंपोर्ट करते हैं। अब जब ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है, यहाँ पर हम कहाँ से करते हैं, गल्फ कंट्रीज से हम ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना, अरब कंट्रीज से। तो यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिट है कि ऑयल के प्राइसेस जो है काफ़ी नीचे जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कितना भी ऑयल इंपोर्ट करें हमारे इसमें ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा इंपोर्ट की इसमें। दूसरा अगर आप देखो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, मतलब यहाँ पर हम रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं। जो इंडियंस जो अरब कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में है, जो यूएसए में है, वो बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो ये जो रेमिटेंसेस है इस पर भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो। उसी के साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट जो हम रशिया से बाय करते हैं, इसराइल से बाय करते हैं, तो डिफेंस इक्विपमेंट्स इस पर भी हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स देखा जाए जो कि हम चाइना से लेते हैं, तो ये भी हम बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो इससे हम कैसे लड़े, ये जो 4 पैरामीटर्स है इससे हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बने, इस पर अभी तक कोई बात जो है, कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर लार्जर इकोनॉमी वल्नरेबल हो सकती है। जैसे कि चाइना जो है उसकी डिपेंडेंसी यूएस मार्केट पर थी, तो यहाँ पर एक मार्केट पर है तो भैया एक मार्केट पूरा तहस नहस हो सकता है। लेकिन इंडिया जो है उसकी कोई एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी ऐसी कोई एक कंट्री पर नहीं, एक पर्टिकुलर कंट्री पर नहीं है। हम अच्छी तरीके से अलग अलग कंट्रीज जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो ये चाइना को एग्जिट कर रही है वो इंडिया में आ सकती है, ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमें यहाँ पर उस तरीके से उनको आकर्षित जो है वो करना पड़ेगा। इंडिया जो है उसे लेस डिपेंडेंट चाइना जो है, मतलब यहाँ पर इंडिया को चाइना पर लेस डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर सेल्फ रिलायंस जो मेजर्स है, ठीक है, वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, इसमें हमें और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर इंडिया को एक्चुअल में ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में, ह्यूमन कैपिटल में,
रिसर्च में, डेवलपमेंट में वो इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर हम यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। क्योंकि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर की कंट्री में ना जाकर यहीं पर रिसर्च करें, तो यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पर अगर हम बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, रिसर्च जो है वो ज़्यादा बढ़ाए तो हो सकता है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया जो है, इंडिया के पास बहुत ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो इनएडिक्वेट हो रहा है। मतलब इनएडिक्वेसी जो है ह्यूमन कैपिटल में, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ह्यूमन कैपिटल प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें ट्रेड डिपेंडेंसी जो है वो हमारे लिए बड़ी चैलेंज नहीं है, वो बड़ा चैलेंज नहीं है। बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है, बड़ा चैलेंज है ह्यूमन कैपिटल, उसका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, तो वो हमें यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट पेज अगर आप देखोगे तो उसमें हमें देखने को मिलता है कहाँ कहाँ पर जो पैसा है वो जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ पैसा कल दिया गया, आज यहाँ पर 4 बजे कुछ घोषणा होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे एमएसएमई के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एनबीएफसीज के बारे में देखेंगे, रियल इस्टेट के बारे में देखेंगे, वर्कर्स के बारे में देखेंगे, डिस्कॉम के बारे में देखेंगे। इस तरीके का इतना पैसा जो है उसमें इंड्यूस किया गया है। डिस्कॉम की अगर हम बात करते हैं तो डिस्कॉम में अगर आप देखो तो वहाँ पर 90,000 करोड़ लिक्विडिटी जो है इंजेक्शन किया गया है डिस्कॉम में, वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है ना। तो लिक्विडिटी इतना इंड्यूस किया गया है और उसी के साथ क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो डिस्कॉम में पैसा जमा नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, स्टेट गारंटीज जो है तो यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। डिस्कॉम जो है उनको भी अपना कामकाज करने के लिए, वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनको यहाँ पर दिया गया है कुछ पैसा जो है वो दिया गया है, रिबेट की फैसिलिटीज जो है वो दी गई है। तो डिस्कॉम के लिए भी यहाँ पर सोचा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें एनबीएफसी, अब देखिए हमारे यहाँ पर 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। पहले सिर्फ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या में था, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसी के साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है ना, इनकी हालत खराब थी। लेकिन अब यहाँ पर 2 और जुड़ गए हैं, एक तो आ गया है रियल इस्टेट और एक आ गया है एनबीएफसी, तो ये भी यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनबीएफसी जो है उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गए हैं, करेंसी क्रंच हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए उनको करेंसी प्रोवाइड करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है एनबीएफसी को, एचएफसी को ये दी गई है। गवर्नमेंट 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम देगी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या होगा, बहुत प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन जो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। तो मतलब सप्लीमेंट यहाँ पर मिलेगा, क्लियर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है यहाँ पर एनबीएफसी को देखने को मिलेगी। फर्स्ट 20% ऑफ द लॉस जो है वो यहाँ पर गारंटर के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। जो भी 20% यहाँ पर लॉस होता है एनबीएफसी को, तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा बॉन्ड किया जाएगा, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी जो है 45,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंड्यूस की जाने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब रियल इस्टेट, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया एनबीएफसीज हो गया, बैंक के बारे में हो गया, कॉर्पोरेट मतलब एमएसएमई हमने देख लिया। अब यहाँ पर रियल इस्टेट अगर देखा जाए तो इसमें भी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है 40,000 करोड़ यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो एडवाइस कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स क्लॉज जो है अंडर रेरा यहाँ पर लाया जा सके। रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट जो है जितने भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की है वो एक्सटेंड की जाएगी अप टू 6 मंथ्स। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि जो यहाँ पर डेट दी गई है, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मैं 1 दिसंबर तक कंप्लीट कर दूंगा, किसी बिल्डर ने, वो नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं उसके लिए, बिल्डर के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ये एक्सटेंड करने को कहा गया है कि उसके पास पैसा नहीं है, आधा यहाँ पर बना हुआ है, लोग खरीद नहीं रहे घर, तो ऊपर का बनाएगा कैसे। इसके वजह से यहाँ पर जो पैसे हैं, एक्सटेंशन है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और एक्सटेंशन अप टू 6 मंथ्स, ठीक है, विदाउट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है जितने भी यहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके लिए भी राहत की बात यहाँ पर आई है। गवर्नमेंट एजेंसी जो है पार्शियली यहाँ पर बैंक गारंटी यहाँ पर रिलीज करेगी, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है पार्शियली यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं उनको यहाँ पर कैश फ्लो यहाँ पर मिल सके, जिससे कि पूरे यहाँ पर हो सके। मतलब आधा यहाँ पर बना हुआ है, बाकी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर पैसा इंड्यूस किया जाएगा जिससे कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सके, क्लियर है। उसी के वर्कर की अगर हम बात करते हैं तो ईपीएफ जो है उसमें कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि पहले 12% था, वो 10% पर जो है वो लाया गया है, ओके। और ये किसके लिए रहेगा, जो इसमें कवर होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो कंट्रीब्यूशन जो है रिड्यूस किया गया है बिजनेस एंड वर्कर फॉर 3 मंथ्स, ओके। यहाँ पर क्या गया है, रिलीफ दिया गया है अबाउट 6.5 लाख, और उसी के साथ साथ लिक्विडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा दी गई है। 2,500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट जो है बिजनेसेस को दिया गया है फॉर 3 मंथ्स, ओके।
अब इसमें क्या है, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यहाँ पर जो है 12% ऑफ द एम्प्लॉय 12% ऑफ द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ये अकाउंट में भेजा जा रहा था एलिजिबिलिटी स्टैब्लिशमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू अप्लीकेबिलिटी क्या है कि सैलरी मंथ जो है जून जुलाई अगस्त ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो मतलब पूरा ये दिया गया है लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ईपीएफ में अगर पैसा जाए, फॉर एग्जांपल किसी को 100 रुपये है, उसमें से 12 रुपये जो है उसका ईपीएफ में जा रहा था, है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, इंसान को पैसा मिलेगा तो उसके हाथ में पैसा आएगा तो बट ऑब्वियसली वो ज़्यादा खर्च कर पाएगा। बीच में सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत ये भी किया था कि आप ईपीएफ का थोड़ा पैसा जो है वो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा ज़्यादा पैसा आए, पैसा आएंगे तो कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी और इसके तहत हम यहाँ पर आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अलग अलग कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पर लॉकडाउन जो है खोल रही है इकोनॉमी के चलते, और यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो हो रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जनरल अगर आप देखो, एयर ट्रैवल देखो, रेल ट्रैवल देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे वेंटिलेशन जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है ना, जो पैसेंजर्स है उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। उसी के साथ साथ पैसेंजर जो है वो इंकरेज किए जाएंगे कि टिकट्स यहाँ पर बाय करें, रिजर्व सीट्स यहाँ पर रखे, है ना, और फेस मास्क जो है यहाँ पर पहन कर रहे, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म, क्योंकि कुछ कंट्रीज है जो सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंडेंट होती है, तो टूरिज्म अब यहाँ पर वो खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना, धीरे धीरे उनको यहाँ पर शुरू जो है वो करना ही पड़ेगा। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। यूके अगर आप देखो वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें खोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से वो हिट हुए हैं इस चीज़ की वजह से, है ना, और उसी के साथ साथ वो यहाँ पर उससे बाहर निकलने की वजह से, ईयू से बाहर निकलने की वजह से यहाँ पर काफ़ी और प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो इकोनॉमी है वो हार्ड हिट हुई है, तो इससे बाहर निकलने के लिए अब लॉकडाउन वॉकडाउन सब यहाँ पर खत्म करना ही पड़ेगा धीरे धीरे सारी ही कंट्रीज़ को। तो आइए मैप पे स्टेट साइज देखते हैं और खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत देखने को मिलता है। यहाँ पर जाना पड़ेगा उस कंट्री के लिए। यहाँ पर हम आ रहे हैं थाईलैंड के बाजू में, ये है वो कंबोडिया जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। तो ये कंबोडिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फेनोम फे के बारे में आपने ज़रूर लिखा होगा और कंबोडिया के बारे में आपने यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन जो है कमेंट सेक्शन में लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।